अच्छा, ये सबके पास स्क्रीन शो हो रही है ऑनलाइन वालों? आपके पास अभी हो जाएगी। सही है जी, ओके। अब आ गई होगी स्क्रीन। अच्छा भाई, ये एक सवाल है। Adil Limited regularly invest in assets that are measured at fair value through P&L। वो बोल रहा है कि यूजुअली ये बंदा जो है अदील लिमिटेड वो इन्वेस्ट करता है ऐसे सिक्योरिटीज में, उसको रखता है किस पे? फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। तो क्या मना है उसको? नहीं, इसने एसेट की अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली करनी है इन्वेस्टमेंट की। आगे, ऑन जनवरी 1 2018 एएल इशूड, यानी यही कंपनी ने इशू किए हैं 9% डिबेंचर्स। ये 9% क्या है? कौन रेट है? 9% डिबेंचर इसने इशू किए हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 80,000 रुपए की। ये कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू है। आगे जी, टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। ये क्या है? ये रहा है कि इसको एक प्रोजेक्ट दिख रहा है जिसमें इसको पैसे लगाना है, पर क्या ये पैसे लोगों से कैपिटल की मद में ले रहा है या डेट की मद में? तो वो देखो अभी आगे क्या कह रहा है कि इसने डिबेंचर इशू किए हैं। आगे, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड to classify these debentures to be measured at fair value through P&L in order to avoid accounting mismatch। accounting mismatch का मतलब समझें? नहीं, ये क्वेश्चन वर्कबुक में नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना एडिशनल चीज करवा रहा हूँ। ये सही है जी, तो इसलिए एक आखिर में जो 4 पेजेस है ना उसमें से एक पेज पे ये कर लेना। सही है जी, बिल्कुल सिंपल है। इधर ये मैं तुम्हें दे दूंगा पीडीएफ में, क्योंकि ये नई चीज करवा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ना आज तक टेस्ट हुई है ये, ऐसा हो नहीं सकता कि टेस्ट नहीं हो, तो इसलिए करवा रहा हूँ इधर। अच्छा भाई, अकाउंटिंग मिसमैच की एक अंग्रेजी समझ लेते हैं। इसमें क्या अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ डेट सिक्योरिटीज में, उस डेट सिक्योरिटी को मैं किस पे रख रहा हूँ? फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। प्लीज समझिएगा बहुत सुकून से, ऑनलाइन में तुम भी खास करके, तुम सब भी। मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी मैंने बॉन्ड परचेज करना है लेट से। वो जो बॉन्ड है वो भी इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाला हूं वो भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। भाई ऐसा ही है ना, उस बॉन्ड की भी फेयर वैल्यू चेंज होगी अगर वो एसेट है। उस बॉन्ड की भी फेयर वैल्यू चेंज होगी, किस वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। आपको याद होगा मार्केट में इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी फेयर वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। ऐसा ही है ना। अब इस बात को समझिएगा, मैं जरा यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मुझे फॉर एग्जाम्पल यूं कहते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल के शुएब है, शुएब को मैंने कहा कि भाई मुझे तुमसे 10,000 बॉन्ड्स चाहिए, मुझे करनी है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। किसमें करनी है? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। पर मेरे पास पैसा अवेलेबल, अच्छा दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं कोई एसेट बेच के ले लूं, तो ये तो बेवकूफी होगी, या तो मैं शेयर कैपिटल इशू करूं। अभी हमने वो देखना है, अभी वो तो उसकी सिंपल एंट्री बनती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या तो मैं डेट सिक्योरिटीज इशू करूं। सर आप तो पागलों वाली बातें कर रहे हैं। आप डेट सिक्योरिटी जो इशू करेंगे आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा और आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो सर ये तो नेट ऑफ हो जाएगा। भाई नेट ऑफ नहीं होगा, मैं देख दाख के करूंगा, वहां से मुझे रिटर्न मिल रहा होगा ज्यादा, यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ तब जाके मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगा। पहले तुम सब बताओ, ये बात समझ आई? यानी मैं अपने एसेट्स की फाइनेंसिंग यानी इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग लायबिलिटी से भी कर सकता हूँ। कैसा है? क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग लायबिलिटी से कर सकता हूँ? यस, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। तो क्या पैसे फ्री में मिलेंगे, किसी कॉस्ट पे मिलेंगे? उस कॉस्ट को मैं कहता हूँ बोरिंग कॉस्ट। क्या कहता हूँ? और उसको फिर हम कहते हैं इंटरेस्ट। और IFRS 9 की जबान में कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट को मैं कहता हूँ IRR। ये कहानी समझ आई पूरी? अच्छा जी, तो क्या ये बात आपको पिक होती है भेजे में कि भाई अगर मुझे किसी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो मैं डेट सिक्योरिटी इशू करके भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी यहाँ से पैसे लिए वहां पे पैसे दे दिए, मुझे फायदा होगा तो किया होगा ना ऐसा। चलिए जी, अब वेरी गुड सुने, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने, प्लीज समझना, किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट है डेट सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? अच्छा, ये सारे जार्गन से मैं तुम्हें एक एक लाइन कवर करवा रहा हूँ, तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट की IFRS की, तुम कभी भी रीड करोगे ना तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं दिखेगी जो अनयूजुअल हो। तुम्हें सब समझ आ रहा हो, खाली रीड करके देख लेना ऐसे ही। सही, सुनना भी आगे। वो कहता है ये कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से नहीं की है, लोगों से पैसा लेके की है, लोगों से, तो यानी एक तरफ आप डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, यही हो रहा है।
एक तरफ आप डेट सिक्योरिटी में वो कोई और बंदा है, एक तरफ आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं ये कोई और बंदा है, यानी किसी और बंदे से पैसे लेके किसी और बंदे को दे रहे हैं कमाने के लिए, कमाने के लिए ना। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इस बात पे आपको ये कहता है कि आप जरा दिमाग लगाएं, यहाँ पे बना भी लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ आए। इधर जी, अच्छा अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये हमारे मिस्टर ए हैं और ये सही है भाई, एक मिस्टर ए, एक हम है और एक मिस्टर बी है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है भाई, क्या हुआ है? हाँ तुम्हारे घर से होता हुआ है पंगी, रुक जाओ। अच्छा भाई इधर, मेरे को पता था कोई बोलेगा, क्या कह रहा है भाई, तेरे हाथ छोटे नहीं है इधर। अच्छा भाई इधर प्लीज फोकस, हम अच्छा सुनना मेरी बात प्लीज फोकस के साथ, प्लीज 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 सुने। अच्छा भाई ये हमें, यानी हमने इसको डेट सिक्योरिटी इशू की है, ऐसा ही है, प्लीज समझना सुकून से कॉन्सेप्ट है ताकि आपको अंग्रेजी भी समझ आए। हमने इसको डेट सिक्योरिटी इशू की है। अच्छा जी, इसको डेट सिक्योरिटी इशू की तो इन मिस्टर बी ने हमें कैश दे दिया, ऐसा ही है, और हमारी लायबिलिटी आ गई, यानी डिबेंचर पेएबल, बॉन्ड पेएबल, एक्स वाई जी, ऐसा ही है। क्या मैं कह सकता हूं कि मिस्टर बी की तरफ मेरी लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी फ्री की लायबिलिटी है या इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी है? वेरी गुड। अच्छा आप एक चीज तुमसे पूछता हूँ, अगर इसमें इतना सा भी मसला हो तो मुझे बताना। अच्छा क्या हम मिस्टर बी के लिए इशूअर हैं? हम मिस्टर बी के लिए इशूअर हैं। अच्छा, और मिस्टर बी हमारा इन्वेस्टर है, ऐसा ही है, ये पूरा रिलेशन समझते हैं ना, गेम समझते हैं, यानी हम उसके लिए इशूअर है, वो हमारा इन्वेस्टर है। अब दूसरी चीज सुने, हमने क्या किया, जो कैश यहाँ पे आया वो उठा के यहाँ इस बाबू को दे दिया। अच्छा अब मिस्टर ए हमारे लिए इशूअर है, हम उसके, वेरी गुड यार, यानी हम कह सकते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। भाई ये रिलेशन तो समझ आ गया। अच्छा हुआ ये है कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग है अपनी जेब से नहीं की है, डेट सिक्योरिटी को इशू करके की है, तो यहां से पैसे लिए वहां चिपका दिए। अच्छा अब आप ये मानते हैं कि ये दोनों इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हैं, वो भी डेट सिक्योरिटी, ये भी डेट सिक्योरिटी, ऐसा ही है। अच्छा अब आपका इस सवाल में जरा देखें, रीड करें, क्योंकि ये अंग्रेजी में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एक एक लाइन कवर करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें स्टेट टेक्स्ट रीड भी करनी पड़े तो तुम्हें एक एक चीज समझ आए और तुम्हें आईएफआरएस कैरी नहीं करना पड़े। तुम देखो जो तुम्हारे फिल्म ब्लैंक से एमसीक्यूज आते हैं वो फौरन से सॉल्व हो जाए। वो कब होंगे? जब लॉजिकली साउंड होंगे। इधर देखो, वो कह ये रहा है कि अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट करता है किसमें, और वो मेजर किस पे होते हैं? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। अच्छा जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वाली एग्जांपल में ये बाबू अदील लिमिटेड है, ये इन्वेस्ट करता है एसेट्स के अंदर, और इन एसेट्स को किस पे रखता है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। भाई यहां तक कहानी समझ आई? ये मैंने पूरी एग्जांपल देके समझाया कि भाई इसने इन्वेस्ट किया हुआ, ये रखता है इस पे। अच्छा जी, अब आगे की कहानी देखते हैं। वो कहता है कि ऑन जनवरी 1 एल यानी अदील लिमिटेड ने 9% के डिबेंचर इशू किए 80,000 की फेस वैल्यू के, टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। यानी उसने किया ये है कि उसने ये जो एसेट्स खरीदे हैं वो जेब से नहीं, किसी से पैसे लेके खरीदे हैं, पर उसके अगेंस्ट में इसने कौन सी सिक्योरिटी इशू की? डेट सिक्योरिटी, डिबेंचर, जिस पे रेट कितना देगा ये? 9%। आगे देखें, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिबेंचर्स टू बी मेजर डेट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन ऑर्डर टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच। अब इस बात का मतलब समझा? अच्छा मैं एमसीक्यू सारे कराऊंगा अब्दुल बासित, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुमसे होंगे भी, पर इसके लिए पहले हमें ये अंग्रेजी आनी चाहिए ना। इधर अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब समझाने लगा हूँ, जैसे सारे जार्गन सीखे हैं, जैसे क्लास में क्रेडिट रिस्क सिखाया था,
अकाउंटिंग मिसमैच भी सीख लेते हैं आज। अच्छा जी, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, सुनना, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने कोई लायबिलिटी इशू की है, यानी कोई सिक्योरिटी इशू की है, और आपने अगर उससे कोई एसेट फाइनेंस किया हुआ, ये सारी बहुत हैवी बातें हैं, तभी मैं बहुत दूर करके कराता हूँ। सुनना, अगर आपने कोई डेट सिक्योरिटी इशू की है, और डेट सिक्योरिटी इशू इसलिए की है ताकि आपको कोई अलग एसेट फाइनेंस करना है, उस एसेट को किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। यानी आप ये बात मानते हैं कि इस पैसे से आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो डेट सिक्योरिटी बाय की हुई है, वो रखी हुई है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अब एक और बात का जवाब दो, और बहुत लॉजिकली, यहाँ इसमें किसी भी कंफ्यूजन रोक के पूछ लेना। आपको नहीं लगता कि उस डेट सिक्योरिटी जो मैंने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखी हुई है, एसेट को, अब एसेट की बात करता हूँ, उसकी वैल्यू में चेंजेस इंटरेस्ट रेट की वजह से आएगी। उसकी वैल्यू में चेंजेस किस वजह से आएगी? पहले बताओ, ये बात समझ आई? उसकी वैल्यू में चेंजेस इंटरेस्ट रेट की वजह से आएगी ना। एक एक करके सुनते हैं। मैं इन्वेस्टर बन के सोचता हूँ, सुने, मैंने क्या किया, मैंने एक एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ, पर एसेट में इन्वेस्ट अपनी जेब से किया या डेट सिक्योरिटी इशू करके? अच्छा, ये भी इंटरेस्ट बियरिंग है, जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी इंटरेस्ट, पर डेफिनेटली वहां से ज्यादा मिल रहा होगा, तभी मैं पागल नहीं, मैंने बिला वजह इशू किया, बिला वजह कॉस्ट क्यों इनकर करूँ, 3 साल की बल्ली भी पालू। आगे सुने, आपको नहीं लगता कि जो इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी डिबेंचर या बॉन्ड कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से होगी। एग्जांपल दें वापस से सर, मैंने 10% पे इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट में रेट हो गए 8%, तो मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ, ये बात समझ आई? ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म करो, ये बात समझिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट ये मार्केट में वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, और उसका गेन और लॉस कहां जा रहा है? पीएनएल, क्योंकि आपने किस पे रखा हुआ है? वेरी गुड यार। अब आप एक बात सुने, आपको अब देखो, मैं एक मतलब समझाने लगा हूं तो तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा, वरना कोई भी किताब उठाओ तो मैं बहुत मुश्किल से समझ आएगी ये कहानी, एक एक करके सिखा रहा हूँ। अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है, आपको ये बात तो भावेश मैंने वापस तो रिपीट की, एसिड वाली बात समझ आ गई, ये पहले बचपन में सिखाया था मैंने कि एसिड की वैल्यू, डेट सिक्योरिटी की वैल्यू इंटरेस्ट रेट की वजह से ऊपर नीचे होती है, ये बात समझ आई? तुम अगर ये कहते हैं इशू वाली बात नहीं समझ आए तो बस खत्म हो गई ना, यही तो बताया है। अब क्लियर है? जल्दी बता भावेश, फिर मैं आगे जाऊंगा, ऐसे नहीं तो उसी चौरंगी पे बैठा हो फिर हाथ पकड़ के लेके जाऊँ आगे, जल्दी। ओके जी, क्लियर है, आगे सुने, अब आगे फोकस के साथ। अच्छा भाई, आपने अभी कंक्लूड किया मेरे साथ कि इसकी एसेट की फेयर वैल्यू के चेंजेस कहाँ जाएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब सुने, अब मैं अकाउंटिंग मिसमैच को यहाँ पे बीच में घुसा रहा हूँ, सही है, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। हुआ ये कि फिर मुझे एक बात याद आई कि मैंने इस एसेट में इन्वेस्टमेंट जो कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कैरी हो रहा है, उसको फाइनेंस किया हुआ दूसरी डेट सिक्योरिटी से। दूसरी, आप याद करें, ये जो डेट सिक्योरिटी मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मैं दो तरीके से रख सकता हूं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसमें ओसीआई का चक्कर नहीं है, इसमें ओसीआई का चक्कर नहीं है। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? आपके सामने है, पूरी पिक्चर यही है। अब लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एसेट को मैंने साइड में कर दिया समझाने के लिए। अच्छा, आखिर बात, एसेट के चेंजेस कहाँ जा रहे हैं? पीएनएल में। फेयर वैल्यू के चेंजेस पीएनएल में। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, बहुत सुकून से सुनना ये बात, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप इस लायबिलिटी को इस पे रखेंगे, देन देयर विल बी अकाउंटिंग मिसमैच। अब सिखाता हूं, अब बात समझ आएगी, क्योंकि पहले नहीं समझ आती, मैं इंग्लिश बोलता तुम बोलते हैं कुछ को कह के गया है। ये सुनना, ये जो अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब बताऊं, सुनना, मैं कह रहा हूं कि मैंने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि लायबिलिटी लेके की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू। उसके फेयर वैल्यू के चेंजेस कहां जा रहे हैं? अब एक बात सोचो, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, अब गेम है, गेम है, प्लीज सुकून से समझना, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर जाएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आएगी, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज सुकून से, अगर इन्वेस्टर बन के सोच रहा हूँ अभी, इन्वेस्टर बन के सोच रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ खुद लॉजिकली, इन्वेस्टर बन के सोच रहा हूँ, मार्केट में रेट ऊपर जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी कम वैल्यू की है, तो हमारी वैल्यू। अच्छा, अब सोचो एक बात, तुम इशूअर भी तो नहीं हो, इशूअर है या नहीं है? अब इशूअर बन के सोचते हैं, सुनना, इशूअर हो तुम। अब प्लीज देखो, ऐसे अब इन्वेस्टर को साइड में रख दो, यहाँ पे बना भी लेते हैं ताकि आसानी रहे, सही है भाई? इन्वेस्टर एक जगह में इन्वेस्टर हैं, यहां यूं करते हैं भाई, इस जगह में इन्वेस्टर हैं। अच्छा, अब एक एक करके सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि 10% ऑफर था,
मार्केट रेट हो गया 12%, मार्केट रेट हो गया। अच्छा अब जरा देखें, आप बताएं कि हमारी सिक्योरिटी यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप कह रहे हैं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले बताओ ये साइड समझ आया। चलिए जी अब उधर फेंकते हैं इसको। यहां पे हम कौन है, इशूअर है। बेहतरीन है, यहां तक पिक किया तुम लोगों ने, ये आ गया भाई इशूअर। अच्छा भाई हमने यहाँ पे 10% ऑफर किया हुआ था, 10% ऑफर किया हुआ था ना। एक एक करके सुने भाई, जाहिर सी बात है मार्केट में अगर वहां इंटरेस्ट रेट बढ़े तो यहाँ भी तो बढ़े होंगे ना, ओवरऑल मार्केट देख रहे हैं ना हम तो। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मार्केट रेट 12% हो गया, मार्केट में क्या हो गया। अब एक एक करके सुने, हमारी जो डेट सिक्योरिटी है, हमारी जो इशूअर बन के सोचो, अब इन्वेस्टर भूल जाओ, ये वाला साइड देखते हैं। सही जी, वो साइड समझ आ गया। वहां नुकसान हुआ है फायदा, नुकसान। अब इधर देखते हैं, इधर फायदा हुआ है कैसे, क्योंकि 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 ओवरऑल मार्केट को देखो तो अब ये हमारे इन्वेस्टर का नुकसान हो गया। हमारा क्या हो गया भाई, पहले बताओ। ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर ऊपर से जाता ना तुम बोलते चलो हो गया, पर मैं बहुत लॉजिकली समझा रहा हूँ ये बात। अब सुकून से सुनना, मैं इन्वेस्टर हूं, दो साइड ऑफ देखते हैं। इन्वेस्टर यहाँ पे इशूअर, मैंने इशूअर के लिए क्या किया, अपनी सिक्योरिटी इशू की, पैसे ले लिए। वो कौन है, मेरा इन्वेस्टर। हम उसके लिए कौन है, अच्छा हमने इसको पैसे दे दिए, हम इसके कौन है, वो हमारा कौन है, बेहतरीन। अब वापस से सुने, वेरी गुड, सुनिएगा भाई, दोनों साइड समझ आ गई। अपना जल्दी बताइए दोनों साइड। अच्छा पहले मैंने क्या कहा, इन्वेस्टर की बात करते हैं। मुझे मिल रहा था 10%, मार्केट में रेट हो गए, इन्वेस्टर का नुकसान हो गया, हमें नुकसान हो गया। हमारी एसेट की फेयर वैल्यू, हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, पीएनएल में लॉस बुक करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी। ऑनलाइन वालों तुम सब बताओ, एक एक बात लॉजिकली क्लियर है, पक्की बात है, रटा नहीं लगाना इसमें किसी चीज का। अब उधर चलते हैं। मैंने कहा भाई एक साइड देख रहे हो ना तुम, इशूअर भी तो हो एट द सेम टाइम, सेम पार्टी से अलग से। सेम पार्टी से बोलेगा पागल हूं मैं, कैसे खेलूंगा तेरे को, हाँ तो अलग अलग से। अच्छा अब सुनो, मार्केट में यहाँ भी तो रेट ऊपर ही गए ना। अब तुम इशूअर हो, अब तुम मुझे बताओ, इन्वेस्टर के लिए उसकी वैल्यू कम हो गई तो तुम्हारी लायबिलिटी, जो तुम्हारे इन्वेस्टर उसको नुकसान हो गया ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम इशूअर बन के सोचो तो तुम्हें पहले जो पैसे हैं पे करने से ज्यादा अब तुम्हें पे करने हैं। तो क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में बच्चों आप लोग गेन बुक करेंगे, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट और गेन हो जाएगा। भाई तुम सबको ये बात समझ आई। यानी एक बात सिखाने का यहाँ पे लॉजिक था, वो अब उस पर लेके आ रहा हूं। अगर जब आप किसी चीज को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट को, और उसकी फाइनेंसिंग करते हैं डेट सिक्योरिटी से, तो आपको पता है सीन क्या है। एक जगह फायदा होगा, दूसरी जगह नुकसान होगा, दूसरी जगह नुकसान होगा, एक जगह, क्योंकि दोनों कौन सी सिक्योरिटीज हैं, डेट सिक्योरिटीज है। दोनों कौन सी सिक्योरिटीज हैं, डेट सिक्योरिटीज है। पहले बताओ ये बात समझ आई। अब एक बात दिमाग लगाओ, ये बेतुकी बात नहीं है कि मैं अपने एसेट को, अच्छा अफनान कह रहे हैं सर इशूअर 12% नहीं पे करेगा, बेटा 10% पे लॉक हो चुके थे हम, हमें 10% पे करना था। सही है ना, मार्केट रेट कितने हो गए, तो कोई भी बंदा मेरी सिक्योरिटी नहीं खरीदेगा। बात समझ आ रही है। तो आपको ये तो मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया है कि ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पर अब मेरे लिए एसेट तो नहीं है, इस साइड पे मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी की वैल्यू का कम होना इज अ गेन और लॉस, गेन। तो यहाँ पे फायदा हो गया, वहां नुकसान हो गया। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब, इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, पहले मैं वो क्लियर करूंगा फिर आगे जाऊंगा। जल्दी बताओ, क्लियर है जल्दी सब ऑनलाइन वालों। वेरी गुड जी। भाई भावेश जल्दी बता दे, दोनों साइड क्लियर है। भावेश उठिया जल्दी, भावेश अम्मे की कसम है तुझे बता दे। ओके चलें जी, क्लियर हो गया, वेरी गुड सर। जैसे हम इन्वेस्टर हैं 10% कूपन पे, तो सर मार्केट रेट 12 हो गया तो लॉस हो गया, ये प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही। जानी हम 10% पे हैं, इन्वेस्टर हैं, तो 12% हो गया तो हमें नुकसान है। हम इशूअर हैं 10% पे, 12% हो गया तो हमें फायदा है। अब खुद भी लॉजिकली बेसिक दुकान वाली एग्जांपल लो। लोग एक सुनना मेरी बात, तुम्हें पे करना है, तुम्हें पहले 10% के हिसाब से पे करना है, मार्केट में कितने हिसाब से पे करना है 12, तो तुम्हारा एक्सपेंस कम हो गया ना, तुम्हें फायदा हो गया। पर तुम उसको वैल्यू के तरीके से सोचो ना, फेयर वैल्यू के तरीके से। क्लियर है भाई, अब आगे लेके चलते हैं, सुनो।
अब अकाउंटिंग मिसमैच अभी तक वर्ड नहीं सिखाया, पूरी कहानी वर्ड सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखूं? रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, पर क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखूं? रीजन दो। तो ये हो गया मिसमैच, ये अकाउंटिंग का क्या हो गया? मिसमैच। कैसे मिसमैच हुआ? तो भाई एक आप जो गेन होना था वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इसीलिए तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने कोई डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी फाइनेंस, ये पूरी अंग्रेजी लिखी हुई है जो मैं उर्दू में तर्जुमा बता रहा हूँ, अगर आपने किसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ और वो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है वो, और आपने उसकी फाइनेंसिंग कैश में से नहीं की है, डिबेंचर इशू करके की है, तो मुझे एक बात बताओ, आइडियली आपको दोनों की मॉडल्स को क्या रखना चाहिए? सेम, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह। बात समझ आई? अच्छा, तो इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करने के लिए इस इशूएंस सिक्योरिटीज को भी किस पे रखोगे? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अब जरा मैं इसको रीड करने लगाऊंगा, होपफुली आपको अभी ये बात रीड करके समझ आएगी, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड पे काम किया। आ जाओ इधर, सही है, रीड करते हैं। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिबेंचर्स, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, क्योंकि डिसीजन किसका है? मैनेजमेंट का है। इधर टू बी मेजर्ड एट fair value through P&L in order to avoid accounting mismatch। पहले बताओ ये बात समझ आई? अब मैं कह के निकल जाता, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, सही है जी, तुम बोलते सही है, कुछ है ये, पर क्या इस वर्ड का मतलब समझ आया? व्हाट इज अकाउंटिंग मिसमैच? अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब ये है कि भाई आप जिस चीज से फाइनेंसिंग कर रहे हो, जिस चीज को रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, जिससे फाइनेंसिंग की है, उसको भी किस पे रखो, ताकि कोई मिसमैच का मतलब क्या? मैचिंग नहीं है। पर क्या अगर मैं इसको भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखूं तो क्या मैचिंग है? चलो व्हाट इफ मैं तुमसे पूछता हूं, सब मुझे बच्चे बात बताओ, अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ होता, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो फिर डेट सिक्योरिटीज को रखता, इशूएंस सिक्योरिटीज को रख सकता था, फिर मिसमैच। वेरी गुड यार, ये बात याद रहेगी। चलो अब उलट सोचते हैं, अब सुनना, सिमिलर मॉडल होना चाहिए बिल्कुल। अगर फाइनेंसिंग कहां से की हुई? डेट सिक्योरिटीज से ही, दोनों इंटरेस्ट बियरिंग है ना। वेरी गुड। अब सुने, अब एक एक करके, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटी दोनों को सेम मॉडल पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब एक और चीज सुनो, तुमने जवाब दिया तो मजा आ जाएगा। सुने, मैंने डेट सिक्योरिटी इशू की, मेरे पास पैसे आ गए, सही है, मैंने पैसे रखे, मैं भी यहाँ साइड में रख दिए, मैंने अभी सोचा नहीं है, मैंने अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को, यानी डेट सिक्योरिटीज जो इशू की है, उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। भाई ऑनलाइन वालों पहले यहाँ पे कहानी समझ आई, हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा हुआ है, पहले हमने सिक्योरिटीज इशू की है, हमारे पास पैसे आ गए। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखूं। क्यों? मिसमैच है। तो ये बात एसिड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बात किसके लिए भी एप्लीकेबल है? जब यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो वहां भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आप जब अपनी शेयर टेक्स्ट को रीड करेंगे ना, वहां पे लिखा हुआ है आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल पे तब भी आते हैं जब अकाउंटिंग मिसमैच हो। ये पूरी कहानी समझाने के लिए पूरा गेम किया मैंने। बताओ बात समझ आई? यानी ये मैं, समझो मेरी बात, मैंने सिर्फ ये बताया तुम लोगों को सिर्फ ये बताया कि भाई अगर आपको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आना है तो एक नियत तो ये होती है हेल्प फॉर ट्रेडिंग, या अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू सेटल, ऐसा ही है। पर क्या एक और चीज है जिसकी वजह से आप उस वाले मॉडल में आ जाते हो? अकाउंटिंग मिसमैच, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो। पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी सर, इशूअर के गेन दोबारा बता दें, वो नहीं क्लियर हुआ। अफनान, क्या इशूअर का गेन दोबारा बता दो भाई। इशूअर ने डेट सिक्योरिटी इशू की हुई है, 10% पे इशू किया, मुझे 10% का सूद पे करना है। मार्केट में बाकी लोग 12% पे कर रहे हैं, तो कोई बंदा मेरी सिक्योरिटी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? अफनान जल्दी बताओ, कोई बंदा मेरी सिक्योरिटी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? इशूअर बन के सोचो। नहीं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अफनान अगर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी? लायबिलिटी कम होना टेक्निकली इज अ गेन, तो यहाँ इस साइड मुझे फायदा हो गया। क्लियर है? अच्छा भाई, दो चीजें सीखी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में हेल्प फॉर ट्रेडिंग पे आओगे?
ये अल्टीमेटली सेटल करने पे आओगे? एक और कोई तरीका बताओ जब आ जाए। When there is accounting mismatch, when there is a, अभी कहीं लिखा हुआ देखो ना कि हम अकाउंटिंग मिसमैच को एलिमिनेट करने के लिए फेयर वैल्यू टू पीएनएल पे आते हैं, तो क्या बात समझ आ जाएगी? वेरी गुड यार, क्लियर है भाई? चलें जी, सवाल आपके सामने है, मैं इसको आगे रीड कर रहा हूँ, होपफुली ये यहाँ तक क्लियर हो गया। सही है भाई अफनान, जल्दी बता दो, क्लियर है? ओके आगे। द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स वाज रुपीस 88,000 ऑन दिसंबर 31 साल के आखिर की बात कर रहा है। There was no change in own credit risk, ये बताया कल मैंने। बोल रहा है कि अब जो भी फेयर वैल्यू को गेन लॉस आएगा ना, इसमें मार्केट की वजह से सब, आपका कोई अमल दखल। वेरी गुड यार, चले पिक कर गए आप। ऑफ एल इन दिस टाइम पीरियड, इन 1 साल की बात कर रहा है। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर वाज रुपीस 82,000 ऑन 31 दिसंबर 2019 and AL has estimated that it includes rupees 4,000 due to change in own credit risk as AL's credit rating was dropped during the year. सवाल आपके सामने, आप मुझे इसकी अकाउंटिंग करके दे दें। सही है जी, कितने सालों की? 2 सालों की। जल्दी से, आपको पता होना चाहिए कि अपने ओन क्रेडिट रिस्क के हिसाब से जब होता है तो उसके गेन लॉस कहाँ जाता है? OCI में। वेरी गुड, करें। और इसमें यार इसने IRR नहीं दिया हुआ, तो कौन जिंदाबाद। सही है जी, इसमें टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, उसमें नहीं है ये, आपको आखिर में करना है किसी पेज पे, ये इसी चैप्टर में आखिर में पेज खाली है ना, क्योंकि नई चीज है, एडिशनल करवा रहा हूं मैं, और इंशाल्लाह ये आएगी पेपर में। हो जाएगा जानी। 32-33 सवाल तो कर चुके हो तुम, और उससे आगे क्या करेंगे भाई? दोनों की नहीं, आप सिर्फ इसमें इशूअर की अकाउंटिंग करेंगे ना? इस पे हेडिंग डाल देना एडिशनल कॉन्सेप्ट की। आप ये चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है उसके आगे 4 पेज है ना, उसमें चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है 4 पेज है उस सवाल के लिए, तो उसमें एक पेज पे समरी, एक पेज पे ये चिपका दो। जी जी बिल्कुल अब्दुल बासित। पहले साल तो सीधे सीधे 8,000 का गेन आएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट होने के लिए है ही नहीं, तो जितना इंटरेस्ट लगेगा उतना पे भी हो जाएगा। ओके जी, बासित बासित ने सजेशन दिया, बासित कह रहे हैं कि सर अभी नेक्स्ट क्लास आप सैटरडे को रखिएगा, क्योंकि हम बाकी ना वो जो 3 दिन होंगे ना हमारे पास, उसमें हम बाकी सवालात कर लेंगे। अच्छा जी, ऑफिस होता है ना यार, आना भी तो होता है। हाँ
वही तो करता हूँ, सबसे ज्यादा तुम्हारी इसी की क्लासेस हुई हैं। ड्यूरेशन इतना ही रखते हैं जानी, अभी तो फिलहाल तो रमजान है। हाँ FR ड्यू से मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा हमेशा अलग है। हाँ 2 इयर्स की अकाउंटिंग है बिल्कुल। वैसे तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा पढ़ाया था यार FR में। उसका कोर्स तो देखो FR2 का, और उसकी डिटेलिंग देखो ना, कितनी चीजें हैं इसमें। तो वो निकाल लिया ना तुमने उसमें से मार्क्स, फिर क्या चाहिए। हाँ कल से लिंक नहीं मिलेगा एटलीस्ट। आ जानी मैं करा दूँ ये। बिल्कुल अच्छा। डन हो गया जी। बेहतरीन जी, अभी देखते हैं। अच्छा भाई अब ये बात बताएं कि इसमें सबसे पहली, ये नाम क्या है इसका भाई, अदील लिमिटेड। अच्छा भाई इसने सबसे पहले कैश किया होगा डेबिट, और डिबेंचर पेबल 80,000 से। अच्छा बाकी कोई प्रीमियम वगैरह होता है वो हमें पता है कि भाई कैसे उसको लेके चलना है, सिंपल है। अच्छा जी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती सब्जेक्ट टू, ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। चलें जी, इसके बाद आपने ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, यही है जी। अच्छा भाई आपके पास इसके बाद आ गई कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, गेन या लॉस। अच्छा भाई ये ईयर कौन सा है जिसमें इसने इशू किया है, 2012। अच्छा भाई 80,000 आ गया, इस पे 9% ये और 9% ये, बस। और ये 7,200, ये क्लोजिंग भी कितना आ गया, 80 आ गया। ये कैरिंग अमाउंट भी 80 आ गई, फेयर वैल्यू। अच्छा ये लॉस है टेक्निकली, ये गेन नहीं है, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अच्छा भाई तो आपने 31 दिसंबर 2018 पे एंट्री बनाई होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट और कैश, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है इसमें। अच्छा भाई फिर आपने वापस से 31 दिसंबर 2018 पे एंट्री बनाई होगी,
पीएनएल का फेयर वैल्यू लॉस डेबिट एंड डिबेंचर पेबल $8,000 से। चलें जी सर, अगली बार हम जो इसका ओपनिंग रखेंगे वो सीधा 88,000 इन डिफरेंट टाइम, क्योंकि सब पीएनएल में जाता है। इसका 9% 7, ये 7,200 ही रहेगा, ऐसा ही है, क्योंकि कूपन तो सेम एग्रीड पे जाता है। क्लोजिंग कितना 88,720, ऐसा ही है जी। आपने किया ये कि भाई 88,720 पिक किया और आपने यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 पे पहले तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस 7,920, अच्छा भाई आपकी अब फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 88, अच्छा कैरिंग अमाउंट तो यही है ना 88, और फेयर वैल्यू आपकी आ रही है 82, 6,720, ये गेन है। अच्छा ये गेन इस तरीके से क्योंकि आपकी लायबिलिटी की वैल्यू, अच्छा अब सबसे पहले देखो जब भी ऐसी एंट्री आए ना तो आप सबसे पहले इस क्यूमुलेटिव अमाउंट से अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देना, क्योंकि ओवरऑल गेन या लॉस होगा आपका, ये आ गया सर आपका 6,720। अच्छा भाई आपने सबसे पहले ये किया कि डिबेंचर पेबल डेबिट 6,720 से आपने लायबिलिटी खत्म कर दी। अब आपको देखना है कि ये गेन के कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पार्क करने हैं। तो आपने कहा सबसे पहले तो ओसीआई में पार्क करें, कितना, और बाकी 2,720, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो मार्केट के हिसाब से आई है, क्योंकि आपकी अपनी हिसाब से कितनी आई है 4,000, यानी आपकी अपनी। अच्छा अब देखो एक चीज है, सुनो उसमें उल्टा है, इसमें आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हुई होगी तभी गेन आया है, इसमें आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या हुई होगी, अच्छी हुई होगी। अच्छा जी, पर अगर हम ऑपोजिट सोचें, सुनना मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू ओवरऑल कम हुई होगी, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, उसमें हमारी क्रेडिट रेटिंग बुरी हुई होगी। हमारी क्रेडिट रेटिंग बैड इसलिए हुई होगी क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो अल्टीमेटली मार्केट में परसेप्शन मेरा गलत जा रहा है, पर लायबिलिटी में मुझे क्या हो रहा है फायदा, क्योंकि ऑनवर्ड्स मुझसे कोई बिजनेस नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? यानी फॉर एग्जांपल मेरी क्रेडिट रेटिंग AA+ थी, अब यानी A रह गई है या B+ रह गई है, सही है जी। तो मेरी क्रेडिट रेटिंग के कम होने का मतलब ये है कि मेरी मार्केट में वैल्यू कम हो गई है। तो वो यही कह रहा है कि जो मार्केट में वैल्यू कम हुई है उसकी एट्रीब्यूशन कितने हद तक की आपकी अपनी है 4,000, बाकी किसकी है मार्केट की। और मार्केट का गेन या लॉस कितना है 2,720, वो जनरली आप कहाँ लेके चले गए पीएनएल में, ऐसा ही है। और कोई मसला है यहाँ तक? ये रिपीट कर दूं 4,000 वाला, देखो आपने अपनी कैरिंग अमाउंट को यहाँ पहुंचा दिया, आप अपनी सिक्योरिटी को फेयर वैल्यू पे लेके चले जाते हैं, सही है। आपने कहा यहां से यहां तक का सफर इतना है, मेरी लायबिलिटी में कुल मिला के डिक्रीज इतने का आ रहा है। तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं डेबिट, सही है। मैंने देखो सबसे पहले लायबिलिटी डेबिट कर दी, सिंपल। अच्छा अब लायबिलिटी कम होने का मतलब है मुझे याद आया कि ये क्या है गेन है। अच्छा फिर वो कहता है कि ये जो गेन यानी लायबिलिटी यानी आपकी जो वैल्यू कम हुई है उसमें मार्केट का अमल दखल तो है, तुम्हारा अपना मसला भी है। तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग क्या हुई होगी चेंज, तो तुम्हारी अपनी सिक्योरिटीज का जो क्रेडिट रिस्क है वो भी क्या हुआ होगा चेंज। तो उसने आपको निकलवाया नहीं, चाहे तो निकलवा लें, पर क्योंकि वो CFI की चीज है आपको उसने बता दिया कि भाई आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से आपका जो गेन आया वो कितना आया, उसने बोला कितना 4,000। तो हमने कल की क्लास में सीखा था ना कि अपनी क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से गेन या लॉस कहाँ जाता है OCI में, बाकी कहाँ फेंक दिया
यानी हम बाकी चीज पीएनएल की इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो मार्केट की जेन्युइन गेन या लॉस है। क्लियर है? अब क्लियर हो गई जी? ऋषम जल्दी बता दें। सर कंपनीज खुद लायबिलिटी को कैसे लेस करने के लिए क्रेडिट रेटिंग को मैनिपुलेट कर सकती हैं? अच्छा भाई रोहन ने सवाल किया कि अगर कंपनीज खुद क्रेडिट रेटिंग को चेंज कर देगी तो बेटा इस बार तो कर लेगी एक गेन रिकॉर्ड करने के लिए, फिर जिंदगी भर गालियां खाएगी। सही है? तो जिंदगी भर फिर उससे कोई बिजनेस नहीं करेगा भाई, एक ट्रस्ट लेवल घट जाएगा ना, ये बात है। ये क्या लिखा है भाई नवीद सर, इस पर इशूअर से सॉल्व करना, इन्वेस्टर सॉल्व नहीं करना, इन्वेस्टर से क्यों सॉल्व नहीं करना? अच्छा ये इतना मुश्किल सवाल। इधर भाई इन्वेस्टर से इसलिए सॉल्व नहीं करना क्योंकि उसने बोला है कि मैं पैसे लेके इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं इशूअर की अकाउंटिंग कर रहा हूं। नवीद सही है? ओके जी। अच्छा भाई यानी अगर मैं ओवरऑल देखूं, हमने सबसे पहले, अच्छा भाई इन्वेस्टर के लिए एसेट की वैल्यू ये नहीं दी हुई, रिटर्न वगैरह भी बिल्कुल ऐसा ही। आप सुने, एक एक करके सुने बात। हमने अब तक दो लोगों की अकाउंटिंग सीखी। इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर कितने तरीकों की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? दो। पहला इक्विटी, दूसरा, अच्छा इक्विटी में दो मॉडल्स हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा जी वेरी गुड, ये हमने साइड में लगा दिया। फिर उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है ओसीआई में, और उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी सिक्योरिटी को फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर सिर्फ खरीद जब करूंगा तब क्या चीजें होंगी खरीदते, और अच्छा खरीदूंगा तो ऐड करूंगा, बेचूंगा तो लेस करूंगा। वेरी गुड, ये बात याद रखनी है। फिर हम आ गए डेट सिक्योरिटीज में। इन्वेस्टर तीन तरीकों से उसको क्लासिफाई कर सकता है, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा अमोर्टाइज कॉस्ट पे वो कब आएगा? जब होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, एसपीपीआई हो। और मिसमैच अब बोलेंगे, अब बोलेंगे क्योंकि पहले नहीं आता था। और अकाउंटिंग मिसमैच, अभी तुम्हें बताया ना कि चलो तुम्हारी नीयत है अमोर्टाइज कॉस्ट रखने की और मिसमैच आ गया, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ फेंक दोगे इसको? पीएनएल में। अच्छा यानी सर फेयर वैल्यू पीएनएल पे अकाउंटिंग मिसमैच की वजह से भी जाते हैं। क्लियर है? चलिए जी, ये चीज हमने कर ली। दूसरी चीज पे आए, मैंने कहा फेयर वैल्यू टू ओसीआई पे कब आऊंगा? जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी, पर उसको यहाँ पे कहते हैं कुछ और है, होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेल। ऐसा ही है, हम बेच भी देंगे अगर फायदा हुआ है, फेवरेबल बहुत फायदा हुआ, मैं सुने आगे। फिर मैंने ये कहा कि आप फेयर वैल्यू टू पीएनएल पे कब आएंगे? होल्ड टू सेल बस, अकाउंटिंग मिसमैच। वेरी गुड यार, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग यानी हेल्ड फॉर सेल या तो अकाउंटिंग मिसमैच। वेरी गुड यार। अच्छा फिर हम इशूअर पे आ गए। इशूअर कितने तरीकों की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? दो। अभी हमने डैडी को पिक किया था क्योंकि मैंने कहा था वो 5 मिनट की अकाउंटिंग है, सही है, वो आज खत्म कर देंगे। सुनिएगा। अच्छा एक और बात, आपने कहा कि इशूअर अमोर्टाइज कॉस्ट पर रख सकता है जब उसका मकसद है उसको कहां तक लेके जाना? मेच्योरिटी तक। अच्छा जी, क्या ऐसा हो सकता है मेरी नियत है अमोर्टाइज कॉस्ट के बाद फिर भी मैं उस पीएनएल पे आ जाऊं? अकाउंटिंग मिसमैच, याद रहेगी बात? अब एक समझ आता है कि वर्ड क्या है। वेरी गुड यार। अच्छा यानी अगर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सेटल द ऑब्लिगेशन है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। पीएनएल में हमने दोनों केसेस में दोनों तरीके सीखे हैं, या तो सिर्फ कूपन यूज करोगे या तो आईआरआर यूज करोगे। सही है जी, वट एवर द केसेस, आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है जी, प्लीज आगे जी। भाई यहाँ तक कोई मसला क्लियर है? चलिए जी, फिर हमने ये सीखा कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इशूअर के केस में कोई गेन या लॉस होता है, ये इन्वेस्टर की बात नहीं है, जैसे किसकी बात है? इशूअर की। क्लियर करता हूँ इसलिए इशूअर की बात हो रही है कि अगर इशूअर का गेन या लॉस आता है और अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से आता है तो वो कहाँ जाएगा? बाकी कहाँ फेंक दोगे? क्योंकि वो मार्केट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऐसा ही है। चलिए जी, मिसमैच वगैरह सब समझ आ गया। डेट सिक्योरिटीज हमने खत्म कर दी। पर मुझे एक और मस्ती है, मुझे इन्वेस्टर का एक एक ऐसा चीज करानी है जो हो सकता है पूछ ले, आसान है, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछे वो। सही है जी, जीरो कूपन बॉन्ड। सर ये क्या मस्ती है? जीरो कूपन बॉन्ड सुने, जीरो कूपन बॉन्ड होता ही ये है, खाली पहले आइडिया दे रहा हूँ फिर उसकी अकाउंटिंग आऊंगा, 2 मिनट में हो जाएगी। सुने पहले कहानी सुनते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में, वेरी गुड अब्दुल बासित, जीरो कूपन बॉन्ड में ये होता है कि मुझे पूरे टेन्योर में कोई कूपन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री नहीं, भंगी तो मैं पागल हूँ, पैसे दे रहा हूँ उसको, सवाब के लिए दे रहा हूँ क्या उसको पैसे? इधर सुनो, सुने इधर प्लीज, ये तो कह रहा है ये रख ले पैसे, जब तक दिल चाहे वापस दे दियो। सही, ऐसा नहीं होता इधर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी
आज मैंने 100 रुपए दिए, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे बीच में पैसे नहीं चाहिए, मुझे आखिर में 150 दे देना। आखिर में जो तुमने कंपाउंडिंग सीखी है ना क्यूटी में, S इज इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n, उस पे ये फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। और आप क्या करोगे, हर साल इंटरेस्ट बुक करोगे बट कुछ रिसीव, यानी अब एक बात समझें, यानी समझाने का मकसद सुने, आपका इंटरेस्ट बुक होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट में क्लब हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बुक होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में, और वो क्लब होते होते एक 100 रुपए से 150 पे पहुंच जाएगा और पैसे ले आओगे। कहानी, इन्वेस्टर ये करेगा, इनकम बुक करेगा, इशूअर क्या करेगा, एक्सपेंस बुक करेगा। भाई इसमें कोई मसला है नहीं जी। इसी चीज को रख के एक सवाल कर लेते हैं ताकि सुकून आ जाए। सही है, वही इसी के लिए छोटी जगह होगी वहीं चिपका देना, उसको जीरो कूपन बॉन्ड आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए। सही है जी इधर, क्योंकि मसला ये है कि पेपर में आ गया ना तो तुम्हें आसान चीज भी मुश्किल लगेगी क्योंकि तुमने की भी नहीं होगी। तो ये आखिरी चीज कर लेते हैं, चलें जी। चलें जी, ये रहा भाई जीरो कूपन बॉन्ड। ये जो शेड्यूल बनाते हो उसमें कैश के कॉलम में क्या लिखोगे, ये शेड्यूल बनाते हो ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग, कैश नहीं आएगा, जीरो लिखोगे, नहीं, वेरी गुड। अच्छा तो क्या करोगे, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस जीरो इज इक्वल टू क्लोजिंग, और सिर्फ एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब खाली आपकी इनकम रिकॉर्ड होके रिसीवेबल में बुक हो रही होगी, आपका राइट टू रिसीव ही है ना, तो वो इंक्रीज होता रहेगा। जल्दी से करके दिखाओ ये जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन का मतलब ये है ना कि कोई कूपन नहीं मिलेगा। पहले दिन पे क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश 1 लाख से बस, और आखिर में कितने मिलेंगे। चलो वैसे ही एक बात पूछता हूँ, हो सकता है खाली वो मैच में भी खेलता है कभी कभी, वो तुम्हें एग्जामिनर रेट नहीं दे और तुम्हें बोले कि भाई आज इतने पैसे इन्वेस्ट करो आखिर में इतने मिलेंगे, तो रेट निकाल सकते हो ना, बस वो पे स्क्वायर रूट लगा देना ऊपर, बस सही है। वो भी करा दूंगा, अजीब से मुंह नहीं बनाओ, वो भी कर लेंगे इधर। वो फॉर्मूला कैसे जी बस पी के उससे निकल गया, मैंने बोला रेट अगर नहीं गिवन है। इसके बाद लीजेज है हसीफ, आज नहीं पहले वो अभी इक्विटी की भी तो इंश्योरेंस करानी है, 5 मिनट का वो है बोनस का, वो रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, वो एडिशनल तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, बोनस वाला एडिशनल है वो देख लेना उसमें से। सही है, यानी बोनस इशुएंस के हिसाब से नहीं, इशुअर का तो पता है ना वो क्या एंट्री बनाता है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, इन्वेस्टर का इम्पैक्ट देखना है हमने इसमें, जीरो कूपन में इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल क्यों डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज अ रिसीवेबल, राइट टू रिसीव कैश। हो गया जी। चलें जी, मुझे एक बात बता दें, सबसे पहले आपने डे 1 पे
एक एंट्री बनाई, सही है जी। डे 1 पे आपने एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट कैश क्रेडिट, कितने से? ये आ गया जी। अच्छा भाई, इसके बाद आपने ओपनिंग कैश और क्लोजिंग, सही है जी। आपने ओपनिंग कहा कि भाई ईयर 1 लाख आ गया, रेट कितना दिया हुआ है, कितना आ गया, 15,000। क्लोजिंग तो आपने यहाँ पे ईयर एंड की एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट ये जी 15,000। टेक्निकली आप अपनी इनकम को अमोर्टाइज कर रहे हैं, और कितने सालों में रिकॉर्ड कर रहे हैं? 2 सालों में। अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो तुम्हें बताऊं, वैसे तुम इनकम रिकॉर्ड करते हो, कुछ रिसीव करते हो, बाकी अमोर्टाइज होता है। यहाँ पे क्या सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो, रिसीव, तो वो सीधी सीधी अमोर्टाइज हो रही है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए जी इधर, अब सर हमने किया ये कि हमने ले आए इसको ईयर 2 पे, इस पे 15%, 1.32 यही है। चलें जी, आपने फिर ईयर 2 के एंड पे एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट यही जी। अब सर आखिर में आप करेंगे कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट, सही है जी। अच्छा, पाकिस्तान में आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स, सही है जी, वो ही होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। गवर्नमेंट आपको कहती है आप इतने पैसे दें, ज्यादा मुझसे इतने ले लेना, गवर्नमेंट इशू करती है, सही है जी। तो तभी तो उसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। अब सुनिएगा, वो बैंक से ही मिलते हैं आपको, बैंक से जाके। तो कब तक है उसमें ट्रेजरी बिल्स में कोई कूपन नहीं होता। अच्छा, तो बाकी सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है तो वो कब जाओगे, जब तुम्हें कूपन भी चाहिए हो। तुम्हें अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आज पैसे दे दो और बोलना मैं भाई 6 महीने साल के बाद लूंगा या 2 साल बाद, तो फिर ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल है, सही है जी। इसलिए हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड भी अवेलेबल है, तो उसकी अकाउंटिंग भी करा दी, सही है जी। कोई मसला है यहाँ तक? चलिए जी, यानी सर इन्वेस्टर इशूअर खत्म हो गए। अब हमें करनी है इक्विटी की इशुएंस। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं 2 मिनट में करा दूंगा वो, खाली आपने इधर फोकस करना है। ये उसी में ही जो आखिर के 4 पेजेस है ना, उसमें अब एक और पेज पीछे आ जाओ। इक्विटी का खाली एक ही पेज आएगा, दैट्स इट। इक्विटी का एक ही पेज आएगा। जीरो कूपन बॉन्ड में एट द एंड पैसे ज्यादा मिलते हैं या फिर कूपन में? अच्छा भाई, तू भाई एक बात पूछ रही है, इधर सुनो। एक सवाल आया है, इधर सुनिएगा। एक सवाल आया, तू बता कि सर जीरो कूपन बॉन्ड में आखिर में पैसे ज्यादा मिलते हैं या उसमें? देखो अतुबा, जीरो कूपन बॉन्ड में आपको रिकॉर्ड होके मिलते हैं, आपको रिकॉर्ड होके आखिर में मिलते हैं, सही है जी। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आखिर में से प्रिंसिपल मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको ओवर द पीरियड रिसीव हो चुका, तो दोनों फर्क ही है। अब ये आपकी विश है कि आप अपने हालात वाकयात को देख के कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जहां हालात वाकयात ले जाए वहां अकाउंटिंग कर लेना, सही है। ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, वो तो मार्केट में बैठ के देखेंगे ना, सही है जी। ओके, आगे इक्विटी इशुएंस बहुत मुश्किल एंट्रीज बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए अभी, सही है, इधर देखना सुकून से। अच्छा भाई, इशूअर ने शेयर इशू किए, हमने कहा कि भाई इसने, मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बकवास अकाउंटिंग है ये, क्योंकि तुमने बचपन से यही की है, सही है जी। इवन इंडियन में भी ये की होगी। इधर सुनना प्लीज सुकून से। शेयर इशू किया, अच्छा तो एफआईआर हमने तो किया ना 86 इधर। अच्छा भाई इधर
शेयर इशू किया हमने 1000, सही है जी। पार वैल्यू हमारी कितनी होती है? ₹10 पर शेयर, ये पार वैल्यू है। प्लीज सुनना, खाली एक इसमें से हल्का सा अमल दखल है, मैं 2 केसेस कराऊंगा, ये अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, इसमें सवाल करना भी तौहीन है। मैं अगर लिख के दे दूंगा कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, तो तुम बोलोगे कैश जाए पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई अकाउंटिंग। बस यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट बताना है, बस वो बता के खत्म कर दूंगा मैं, सही है। इधर अच्छा भाई, एक करीम का सवाल आया, सर अगर हमने पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं चाहिए तो हम जीरो कूपन में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर, जीरो कूपन में इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं होगा, बस ये पे कैसे फायदा नहीं होगा, ऐसे ज्यादा मिल रहे हैं ना, सही है। आप समझो आपने गुल्लक में 100 रुपए डाले, आपने सुबह उठ के देखा 150 हो गए, सही है। अब वो कौन डाल के गया पैसे वो नहीं पता, पर यहाँ पे पता है कि वो ज्यादा पैसे देगा, सही है। हाँ 25 दिन में पैसा डबल होता है ना, ये वही वाला है, पर यहाँ पे डबल नहीं है, कुछ है, सही है जी। अच्छा भाई, पार वैल्यू 10 रुपए हमने इशूड एट, प्लीज आप फोकस करना, अभी हमें अगला 15 मिनट में खत्म करना है क्योंकि बहुत आसान है, वो सुनना। इशूड एट ₹25 पर शेयर, सही है। अच्छा 15 का प्रीमियम है, ये सब मानते हो? अच्छा वेरी गुड। पहले एक, अच्छा अब सुनना एक और बात, हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं ना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तुमने शायद नाम सुना हो आईपीओ। जब आईपीओ होता है ना, जो कंपनी आईपीओ करवाती है वो अल्लाह वास्ते नहीं कराती है, अपना कमीशन चार्ज करती है, सही है जी। उसको मैं क्या कहता हूँ? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सही है, सुनिएगा आगे। अच्छा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का सिंपल मतलब ये है कि शेयर इशूएंस इसके बगैर हो ही नहीं सकती थी वो कॉस्ट, सही है। आगे अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो एप्लीकेबल है बिल्कुल, वो है 2%, 2% पर शेयर, 2%, या तो पूरी वैल्यू निकाल के 2% निकाल दो, या उसको वैल्यू में एम्बेड कर दो, बात एक ही है, सही है जी। हम दोनों तरीके से करते हैं। अच्छा भाई, हम यहाँ पे मेथड 1, सही है जी, हम इसको कहते हैं, हम इसमें लंबी करेंगे। अच्छा भाई, पहले आप एक काम ये करें, आप कैश ले आए, आप ये करें कि भाई आपने 1000 को 25 से मल्टीप्लाई किया, आपको 25,000 रुपए मिल गए इन शेयर इशुएंस की मद में, ऐसा ही है। हमने FAI 1 में या तुम लोगों ने कहीं से भी बखूबी सीखा है कि आपको जो नाम के पैसे मिलते हैं वो अलग, और पार वैल्यू, क्योंकि मालिक बनने के लिए यू नीड टू पे मिनिमम पार वैल्यू, ऐसा ही है, तब आपको इसका मिलेगा, आपको रिटर्न भी उसी पे मिलेगा। तो आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल को कर दिया क्रेडिट 10 into 1000, ये आ गया हमारे पास शेयर प्रीमियम 15 into, अच्छा जब मैं बीइंग अ कंपनी डिविडेंड दूंगा तो क्या उस कैपिटल पे दूंगा या प्रीमियम पे भी? कैपिटल पे दूंगा। प्रीमियम में नाम के पैसे, तो डेट सिक्योरिटीज ने भी यही सीखा है कि प्रीमियम पे मैं रिटर्न, गुनाम के पैसे, भाई गुडविल कभी कमाई है इसलिए तो है फायदा। अच्छा भाई, ये अब्दुल बासित फिर कुछ कह रहे हैं, भाई मैं कौन सी चौरंगी पे हूँ, तू कहाँ बैठा हुआ है? सर जीरो कूपन रेट में कैश ज्यादा होगा क्योंकि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट क्लोजिंग बन जानी, यही तो सिखाया अब्दुल बासित मेरी जान, यही तो सिखाया है। या तो मुझसे कंफर्म कर रही है वाली बात। 5वीं बार किसी बच्चे ने पूछा है कि सर आखिर में पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो भाई दे ही क्यों रहे हो जो ज्यादा चाहिए ही नहीं। हाँ अब्दुल बासित, ओके जी कंफर्म कर दो, फिर सही है, लॉजिकल सी बात है यार, मैं दूंगा ही नहीं जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, सही है। इधर अच्छा भाई प्लीज सुनना, ये लंबी हो रही है। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने एंट्री बना के बैठ गया, ब्रोकर हमें देख रहा है मजे से, बना ले एंट्री, सही जी। हमने बोला कि भाई तुमने जो एंट्री बनाई है ये हमारा कमीशन तो दे दो, हमने बोला हाँ भाई दोनों नहीं करो, कमीशन चाहिए ले लो पैसे। हमने ये कहा कि भाई कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा भाई 25,000 कुल मिला के टोटल अमाउंट है, फेयर वैल्यू आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए, कमीशन विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है ना। चलिए जी, आपने इसके ऊपर लगा दिया 2%, कितना आ गया? मैंने कहा 500 के लिए तुम फटा कर रहे हो, तुमने शेयर कैपिटल भी कौन सा लाखों में इशू किया, 25,000 का, सही है। इधर अब मुझे एक बात बताओ प्लीज सुकून से,
ये आ गया कैश 500। अब डेबिट क्या करूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, यही सीखना है, फिर कहानी खत्म, ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सुने, आपको कहता है ये है, सुने सुने सुने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट होगी मुझे पता है। सुनो, एक टेक्निकली लॉस बुक करना है, पर अब मुझे एक बात बताओ, सुकून से सोच के बताना, डेट सिक्योरिटीज में तमाम हिट कहाँ जाती है पीएनएल में? सुकून से, बहुत लॉजिकली सुननी है ये बात, डेट सिक्योरिटीज में तमाम हिट कहाँ जाती है पीएनएल में? मैं आपको प्रूव करता हूँ कैसे। या तो एक टाइम पे चली जाती है या ओवर द पीरियड, या तो भाई ऑनलाइन हो तुम सबको ये बात समझ आ गई? डेट सिक्योरिटीज में क्योंकि इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहाँ जाती है? या तो वन टाइम या तो ओवर द पीरियड। पहले बताओ, दोनों बातें क्लियर हो गई? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है पीएनएल में, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है पीएनएल में, तो भाई वहां पे उस पर आने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में जाती है, चाहे 3-4 सालों में आईआर के जरिए, या तो वन टाइम कौन से मेथड में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। अब वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे इसके आगे कुछ पीएनएल में नहीं जाना। ये किस सिक्योरिटी की इशुएंस पे कॉस्ट चाहिए? इक्विटी। आप बुक क्या करने लगे हो? इक्विटी। तो इसके ऊपर जो आपकी एडिशनल कॉस्ट इंकर हुई है उसको भी अपनी इक्विटी में से नेट करो, अपनी इक्विटी में से क्या करो, इसका कोई चार्ज पीएनएल में, खुद भी सोचो, क्या तुम मुझे बात बताओ, क्या इसमें हर साल इंटरेस्ट बुक होगा? कुछ पीएनएल में जाएगा? तो मैं क्यों ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में लेके जाऊं? तो स्पेसिफिकली लिख के दिया उसमें सिर्फ एक लाइन में, एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड ऑन द इशुएंस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज will always be charged to equity, will always be charged to equity। ये आप पीएनएल में लेके नहीं जाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो कम नहीं हो सकता, वैल्यूएशन प्रीमियम से काटेंगे क्योंकि प्रीमियम आपके पास एडिशनल इक्विटी है। यस सर। अब आप एक काम करें सर, आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दिया कितने से? 500 से। सर अकाउंटिंग खत्म। बस वो बोलता ही है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज टू इक्विटी। एक मिनट इधर, अभी इसका एक अच्छा देखें, सिंपल रखें अपने लिए, तो आप जिंदगी पहले पूरे पैसे ले आए, फिर पैसे देके शेयर प्रीमियम में चार्ज कर दें, क्यों पीएनएल में चार्ज नहीं होगा? मैं अच्छा अभी एक बात सुने 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 इधर, अभी तुम में से एक बच्चा उठ के सवाल करे मुझसे, सर व्हाट इफ मैंने प्रीमियम पे इशू नहीं किया, तो आप इसको डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे। डायरेक्टली कहाँ लेके जाएंगे? रिटेन अर्निंग भी तो इक्विटी है ना। तो क्या मैं, सुनो मेरी बात समझो, क्या मैं इस प्रीमियम को कम करके तो लॉस ही बुक कर रहा हूँ? प्रीमियम को बुक करके जल्दी पता लॉस ही बुक कर रहा हूँ ना, पर क्या ये लॉस पीएनएल से बुक कर रहा हूँ डायरेक्टली इक्विटी में? मैं कहता हूँ तुम्हारे पास प्रीमियम नहीं है तो रिटेन नहीं है, फिर जाएगा कहाँ ये? इक्विटी में। भाई ये बात याद रहेगी, सिंपल सी लॉजिक है, पैसे पूरे ले आओ, पैसे वापस दो, इक्विटी में चार्ज कर दो। प्रीमियम है तो प्रीमियम में फेंक देना, वरना कहाँ फेंक देना? रिटेन अर्निंग में। इसका दूसरा मेथड यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अगर शुरू में ये करवा था, तुम बोलते वाह सर क्या अकाउंटिंग है, मस्त अकाउंटिंग हो रही है, पर वो जो चीजें थी मुश्किल वो हो चुकी, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसलिए मैंने टाइम लगाया नहीं है। सिंपल सी बात है यार, ऊपर वाली एंट्री तुम्हें बचपन से आती है, इसमें खाली ये चिपका दिए नीचे अलग से। सही है जी। अभी तो देखते हैं पेपर में क्या करना है। सर अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस ये ना हो तो कहाँ डेबिट करेंगे? जानी अभी बताया, रिटेन अर्निंग में। सही है। अच्छा इधर वेरी गुड अब्दुल बासित, इधर देखिएगा, हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी है? 25। ऐसा ही है। अच्छा आप इशूअर है, आप इशूअर है, इसको लिंक करके इशूअर है। अच्छा भाई आप मुझे एक बात बताएं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज कितनी? कितना? इसका 25 का 2%, 0.5। हमने आई थिंक लायबिलिटी में भी यही किया है, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यही है। भाई मैं अगर सिंपल एक बात देखूं, जानी, क्या मुझे ये पैसे मिलेंगे? तो मिल तो 25 रहे थे, तो अपना कमीशन डिडक्ट करके देगा ना, तो मैं ये अज्यूम क्यों नहीं कर लेता मुझे 24.5 मिलेंगे? सिंपल काम करो। अच्छा भाई ये आ गया 24,500, यही है भाई, आपने ऐसे निकाला 24.5 इंटू 1000,
ये कहानी खत्म। चलें जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो अशर। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, शेयर कैपिटल ये आ गया 10,000, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इवन तो तुम बचपन में डिस्काउंट पे भी शेयर इशू करते, डिस्काउंट लग जाता था। ये हमेशा किस पे आता है? 10 पे। अच्छा, डिस्काउंट क्योंकि इशूअर का नुकसान होता है, सही है जी ना, ये बात याद रखिएगा। आगे अब मुझे एक बात बताओ, प्रीमियम। तो भाई यहां पे भी तो ये वाला है जी, यहाँ पे भी तो 14,500 हो गया था, तो वहां पे कितनी एंट्री बनाई थी? तो यहाँ पे एक। अच्छा, अब आपके ऊपर है कि आप ये बैलेंसिंग फिगर ले लें, या आप ये देखें कि 10 के ऊपर 24.5 का डिफरेंस कितना है? 14.5 इंटू 1000, ऐसे भी आ सकता है। बात क्लियर है? चलिए जी, अब आपका खत्म होता है IFRS 9। होपफुली आपको मजा आया होगा। चलिए जी, पर ऑफ करने से पहले मेरे पास क्योंकि 9 मिनट है, मैं जो जो बोलूंगा वो तुमने रिपीट करना, ताकि मैं एक गो में रिवाइज कराऊंगा एक ही सांस में। चलिए जी, सुने आगे। मैंने कहा इन्वेस्टर, इस IFRS 9 में कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखोगे? स्पीड में बोलना, 2 लोगों की। सही है जी, पहला। दूसरा। अच्छा, इन्वेस्टर कितने तरीकों की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी। अच्छा, मैंने बोला कंपनी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, दिस इज कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी सिक्योरिटी। मैंने कहा माय इंटेंशन इज टू होल्ड दीस शेयर्स टिल 4-5 years, fair value through OCI. My intention is to sell these shares. अच्छा, fair value through OCI में इनिशियल रिकॉग्निशन, fair value प्लस सब्सिक्वेंटली किस पे रखूंगा? गेन या लॉस? OCI में गेन या लॉस। अगर मैंने शेयर्स को बेच दिया OCI से निकाल के, रिटेन अर्निंग में, आज तक का या फॉर द ईयर का? आज तक का, आज तक का, आज तक का। सही है जी, वेरी गुड। आगे सुनिएगा, मैंने कहा फेयर वैल्यू टू P&L में इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे, गेन या लॉस बेचने पे कुछ ट्रांसफर करूंगा या खुद ही हुआ होगा? खुद ही हुआ होगा। सर हम आगे डेट सिक्योरिटीज पे, मेरी इंटेंशन ये है कि सोनली SPPI पर अकाउंटिंग मिसमैच है। अच्छा, होल्ड टू कलेक्ट सोनली SPPI बट आई विल सेल फेवरेबल, हेल्प फॉर ट्रेडिंग, अकाउंटिंग मिसमैच, P&L। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट, बाद में फेयर वैल्यू जो भी हो जाए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, IRR किस पे लगाऊंगा? कैरिंग अमाउंट पे। IRR किस पे लगाऊंगा? कैरिंग अमाउंट पे। कूपन किस पे लगाऊंगा? फेस वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस पे लगाऊंगा? फेयर वैल्यू पे। डिस्काउंट या प्रीमियम की परसेंटेज किस पे? फेस वैल्यू पे। वापस से, डिस्काउंट या प्रीमियम की परसेंटेज फेस वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू पे, IRR कैरिंग वैल्यू पे, और कूपन फेस वैल्यू पे। ये रिवाइज हो जाए तक। चले जी, फिर फेयर वैल्यू टू OCI में, फेयर वैल्यू टू OCI में जब आप साल के आखिर तक पहुंचाते हो, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा, फेयर वैल्यूएशन। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि आपकी क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट और कैरिंग अमाउंट में फर्क होगा पहले साल के बाद। पहले साल के बाद अगले साल की कैरिंग अमाउंट निकालना चाहते हो तो लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू उठाओगे, अमोर्टाइजेशन माइनस कर दोगे या ऐड कर दोगे, ऐड या लेस दोनों है। सही है जी, आपको कैरिंग अमाउंट मिलेगी, इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे, गेन या लॉस कहां फेंकोगे? OCI में। अच्छा, आपको क्या इस बात पे ईमान है कि आखिर में जाते जाते जब ये मैच्योरिटी तक आएंगे तो हमारे पास कोई एडिशनल गेन या लॉस कमाने का पोटेंशियल नहीं होगा, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमने उतना ही कमाया होगा जितना अमोर्टाइज कॉस्ट में कमाते। ऐसा ही है, आखिर में रिडेम्पशन वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि जो एग्रीड होगा वही मिलेगा। हम आ गए फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे इनिशियल रिकॉग्निशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सपेंस, सब्सिक्वेंटली किस पे? चेंजेस P&L। दो मेथड है सॉल्व करने के, या तो सिर्फ कूपन या हर साल न्यू आया। सही है जी, दोनों में कोई मसला नहीं है, दोनों चीजें P&L में जाती हैं। मैंने कहा मैं इशूअर पे आ गया। इशूअर के केस में मैंने सेटल करना है इसको आखिर में, amortized cost, initial recognition, fair value प्लस या माइनस? माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि आप उसको ओवर पीरियड अमोर्टाइज करेंगे।
आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड कम किए, पैसे पे करेंगे ज्यादा, तो ओवर द पीरियड लायबिलिटी को ग्रो कराएंगे, तो एक्सपेंस बुक होगा किसके जरिए? आईआरआर के जरिए। वेरी गुड यार। आईआरआर इशूअर के केस में एक्चुअल कॉस्ट होती है, इन्वेस्टर के केस में एक्चुअल इनकम होती है, इन्वेस्टर के केस में एक्चुअल इनकम होती है, इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट होती है। वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब उधर आ जाए वापस। मैंने कहा कि भाई मैंने डेट सिक्योरिटीज इशू की है एक एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखा हुआ है, बट मेरी दिल है कि मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लायबिलिटी को रखूं। क्यों? अकाउंटिंग मिसमैच जो कि होना, अच्छा अल्टीमेटली सेटल करना है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करूं, एक्सपेंस आउट होगी। अच्छा लेस करेंगे कैश निकालने के लिए, लेस करेंगे कैश निकालने के लिए, यहां तक कोई मसला। सब्सिक्वेंटली किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू पे। अब एक एक करके सुनना, ये बहुत बात है। इसमें भी दो मेथड है, या तो एक ही कूपन यूज करो या अलग अलग आईआरआर यूज करो। सही है जी। अच्छा जी, अगर फेयर वैल्यू चेंजेस आए लायबिलिटी के केस में, इशूअर के केस में, और आपके अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से आए, और उसके ऊपर जितना भी है, मेक सेंस? हम आ गए इक्विटी पे। जब भी मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आएगी वो कहां जाएगी? इक्विटी में। पीएल में चार्ज प्रीमियम है तो प्रीमियम से नेट कर देना, आखिरी चंक में कटवा के लगवा दूंगा, ये पूरा तुम्हारा आई पास में करवा दिया। सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में। लाफिस। एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें पीडीएफ में। चलें जी, लाफिस। लास्ट क्लास से पीडीएफ भी दे देता हूँ।